जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो वह होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है दोस्तों। और यह आर्टिकल किस में है दोस्तों अटॉर्नी जनरल का उल्लेख? तो आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 76 में जो है दोस्तों अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इनका कोई टेन्योर यानी कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो वह कौन होता है दोस्तों? तो वह होता है भारत का महान्यायवादी। इसका कोई टेन्योर फिक्स यानी कार्यकाल फिक्स नहीं होता, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है और यह जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और किस आर्टिकल में है ये दोस्तों? तो याद रखना है ना, महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है संविधान के? तो आर्टिकल 76। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है दोस्तों उसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो देख लीजिए दोस्तों यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो भारत के महान्यायवादी को भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं तो कौन है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया होते हैं दोस्तों वे जो होते हैं भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है दोस्तों। तो याद रखना है किस आर्टिकल के तहत इसे यह अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 76(3) के तहत यह अधिकार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं तो याद रखना है दोस्तों यह भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो वह है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। और यह किस आर्टिकल के तहत इसको यह अधिकार यानी राइट दिया गया? तो आर्टिकल 76(3) के तहत यह अधिकार है दोस्तों महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, इसमें संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो यह भी बात गलत है दोस्तों।
इस पर महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही आता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें केवल सही कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा था दोस्तों, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, याद रखना है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में अथवा संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो आर्टिकल 88 के तहत, यानी अनुच्छेद 88 के तहत वह उसको यह अधिकार दिया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अतः इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 क्या है दोस्तों? गलत है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में थोड़ा धुंधलापन हो गया है दोस्तों, सॉरी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह हो, यानी योग्यता रखता हो। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि जितना संसद निर्धारित करेगा वही जो है महान्यायवादी को उतना ही वेतन दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल एक सही है कि जो महान्यायवादी नियुक्त होगा दोस्तों, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो अर्हताएं होगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, वही अर्हताएं उसके पास भी होनी चाहिए। तो इसमें से आपसे सही पूछा जा रहा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल एक सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति, यानी इसका जो वेतन होगा दोस्तों, वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, ना कि संसद। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, अगर नाम दिया गया हो तो वो समिति का सदस्य भी हो जाएगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी। लोकसभा में बोल सकता है, यह भी बात सही है, लेकिन लोकसभा में मत नहीं दे सकता है दोस्तों, तो 4 गलत हो गया। तो इसमें से आपसे सही कथन का चयन करने को कहा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1, 2, 3, 4। तो संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अतः कथन 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 क्या है दोस्तों? गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वह है दोस्तों भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, तो वह कौन है दोस्तों? तो महान्यायवादी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, महान्यायवादी से रिलेटेड कितने सारे सवाल विभिन्न स्टेट पीसी, यहाँ इनफैक्ट आईएएस में भी पूछा गया है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है महान्यायवादी, जिसे आपको अच्छे से कवर कर एग्जाम में जाना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वह है दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वह है दोस्तों कौन सा? तो याद रखना है दोस्तों, संसद की कार्यवाही में कौन कौन भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर ई है दोस्तों। कौन कौन? एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और कौन कौन सा हो गया दोस्तों? उपराष्ट्रपति, ये भी जो है दोस्तों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद का ये सदस्य नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर दो दो हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ई। एक से अधिक ऑप्शन जो है इसमें सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वह महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो होना चाहिए महान्यायवादी, लेकिन उपराष्ट्रपति भी जो होता है दोस्तों संसद के सदस्य नहीं होता है। तो कुछ कंडीशन है इसके साथ, इसलिए इसमें ए और बी दोनों होना चाहिए। आपसे पूछा भी जा रहा था क्या क्वेश्चन कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल जो है दोस्तों दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह है दोस्तों महान्यायवादी। यहां पर भी उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, अगर ये होता तो ई को टिक आउट करते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह कौन है दोस्तों? तो वह है दोस्तों उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी दोनों ही। अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार। कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों? तो इसमें सही कौन कौन सा नहीं है? उसे संसद में मत देने का अधिकार, यह तो सही नहीं है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार, यह सही है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यह बात गलत है दोस्तों। तो आपसे सही पूछा जा रहा था, तो इसमें केवल सही ये है दोस्तों, सी। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों, कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर। कानूनी सलाहकार को सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है। क्यों होता है? तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में क्या करते हैं दोस्तों? सहायता प्रदान करते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है जो कि अटॉर्नी जनरल को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त अन्य विधि अधिकारी यानी न्यायिक सलाहकार को भी नियुक्त किया जाता है, जिसे हम लोग सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो याद रखना है दोस्तों, कानूनी विषय पर यहाँ राज्य सरकार है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा दोस्तों? तो वो उसका नाम है एडवोकेट जनरल, जिसे हम लोग महाधिवक्ता के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। और ये किस आर्टिकल में संविधान के? तो याद रखना है, संविधान के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी। तो एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। आर्टिकल 165(1) के तहत वह राज्यपाल के जैसे अटॉर्नी जनरल जो होता है दोस्तों भारत सरकार का विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी तरीके से राज्य सरकार का कौन होता है दोस्तों? तो महाधिवक्ता। और यह जो होता है दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। किस आर्टिकल में? तो 165(3) के तहत यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो वह है दोस्तों महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो वह है दोस्तों महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो यह दोनों के दोनों जो कथन है दोस्तों, दोनों का दोनों कथन
गलत है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तक कथन एक गलत है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है, अतः कथन 2 गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इजी सवाल है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 148(1) के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत। तो याद रखना है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण का रिपोर्ट संबंधित राज्यों को किसको देता है? तो राज्यपाल को देता है दोस्तों। तो यह दोनों कार्य करता है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो वह है दोस्तों आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, संविधान में यह है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? तो आर्टिकल 148 के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष होता है दोस्तों। अपने पद धारण अपने पद पर वो 6 वर्षों तक बने रहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG हम के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा से संबंधित शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। इनमें से जो भी पहले हो वो हो जाएगा उनकी क्या दोस्तों? तो सेवारत हो जाएगी, यानी रिटायर कर जाएंगे वो। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही कथन है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड के पश्चात वो अपने सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। उनको जो पद से संसद के द्वारा हटाया जाता है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, यानी पद से नहीं हटा सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर क्या मिलता है दोस्तों? वेतन मिलता है। अनुच्छेद 148 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो याद रखना है दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट पहला बात तो ये सवाल है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह इसका कार्य में आता है दोस्तों। आकस्मिकता निधि,
ठीक है दोस्तों। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों का व्यय यानी खर्च जो होता है दोस्तों की लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रस्तुत करना इनका कार्य होता है, यह भी सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा हो, यह इसका कार्य नहीं है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो डी होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं और भी इस क्वेश्चन से। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण का कोई कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। और चौथा है राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की, जो कि ग्राम पंचायत ये सब है दोस्तों, पंचायत और नगर पालिका हैं दोस्तों, की लेखा परीक्षा भी करता है। वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है दोस्तों, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। तो ये डिफरेंस भी दिया गया ब्रिटेन के कैग में और भारत के कैग में, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लोक निधि के फलोत्पाद और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। तो यह जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात द्वारा घोषित करता है। और दूसरा है कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच करता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती जिन्होंने लोक निधि प्रबंध में कानून का उल्लंघन किया हो। और चौथा है दोस्तों कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों को अभियोग लगा सके। तो अभियोग तो नहीं लगाता है दोस्तों, इसका लगाना काम नहीं, यह केवल प्रतिवेदन देता है। तो फोर्थ तो गलत हो गया। दूसरा तो सही है कि कैग को मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रम पर जारी किए जाने वाले प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, यह बात बिल्कुल सही है। और कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच करता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध जो है मतलब अभियोग चलाता है दोस्तों। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 ही सही है, बाकी 1 और 4 जो है दोस्तों गलत है। तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसे संघ के और राज्य के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अन दोनों प्रश्नगत जो कथन है दोस्तों वह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो यह है दोस्तों टीका टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो वह होता है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है।
तो वह दोस्तों 149 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, न कि 148। 148 में नियुक्ति किया जाता है, लेकिन उसके कर्तव्य एवं शक्तियों का जो उल्लेख है दोस्तों वह 149 है, न कि 148। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अपने पद से उसे कब हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें स्टार लगा हुआ, देखते हैं। तो अनुच्छेद 148 वन के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो वह होता है दोस्तों लोक लेखा समिति। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखाकार होता है दोस्तों, वह लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक होता है दोस्तों, गाइड होता है। तो लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो वह वर्ष था दोस्तों 1976। तो सीजीए अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तरों पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों का क्या करता है दोस्तों? निर्वहन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी की लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था, तो 1976 में यह संशोधन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्यों के वित्तीय नियंत्रण पर भी लेखक जो कौन रखता है दोस्तों? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग रखता है। नेक्स्ट है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को। तो भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है पहली बात, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। कौन? सीएजी। तो भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका कर्तव्य यह होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का कथन है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। तो याद रखना है दोस्तों, गिरीश चंद्र जो मुर्मू है वो भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है संस्थान, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
और भारत का महाधिवक्ता, और क्या है दोस्तों, तो भारत का महान्यायवादी। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, लोक लेखा समिति संस्था का होता है मध्यस्थता। उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों कहाँ का, तो राज्यसभा का। फिर दोस्तों भारत का महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता और भारत का महान्यायवादी। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो तो लोकसभा की बैठक में, और भारत का जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों वो कहाँ का होगा, तो लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति का हो गया ये। एक मिनट, भारत का उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा, ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा लोक लेखा समिति। महाधिवक्ता का हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सॉरी योग्यता उसका जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का रखता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा राज्यसभा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गाइड का काम करता है लोक लेखा समिति का। भारत का महाधिवक्ता यानी महान्यायवादी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता लिखे जो कि गलत है दोस्तों। भारत का महाधिवक्ता नहीं होता, राज्य का महाधिवक्ता होता है जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं दोस्तों। मिसप्रिंट है थोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल भी था दोस्तों। तो पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राज्य व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है दोस्तों। तो याद रखना इसका कार्य निष्पादन क्या नहीं पूछा जा रहा था, सॉरी, इसका कार्य निष्पादन नहीं है कौन कौन सा दोस्तों, तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो गलत पूछा जा रहा था, तो ये हो जाएगा गलत। जबकि सार्वजनिक खर्च का परीक्षण इसका कार्य है, सार्वजनिक राजस्व का भी जो है इसका कार्य है, और वित्तीय प्रशासन भी इसका कार्य है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। कुछ वीडियो में कमी रह गई हो तो ये भी बता दें कि मैं और किस ढंग से बोलने में कहीं पे प्रॉब्लम है, या आपको कहीं पे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, या पीडीएफ और ज़्यादा क्लियर चाहिए। सभी के सभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बार बार लाइक करें, लेकिन कम से कम जो वीडियो में कमियाँ वो मुझे बता दें ताकि अगली वीडियो में मैं उसे सुधार सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।